Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021 and केमिस्ट्री के लेक्चर्स नीट 2021 के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज आज है इस सीरीज का डे 29 और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन शुरू किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस पे लगभग सारे टाइप के सवाल कर लिए थे. उसके बाद हमने गैल्वेनिक सेल पे सवाल किए थे और कंडक्टेंस पे भी सवाल किए थे. लेकिन अभी भी बहुत सारे वेराइटी, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है तो बहुत सारे वेराइटी क्वेश्चन का अभी भी बचा हुआ है. तो मैं चाहता हूं कि सारे वैरायटी में आपको यहीं पे करवा दूं ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े लास्ट मिनट्स में. ठीक है, सो गाइस शुरू करते हैं आज का प्यारा सा तगड़ा सा जोश और जुनून वाला लेक्चर. लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक. लास्ट क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम वहां से शुरू करेंगे जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था. ठीक है, मींस यहां से शुरू करने वाले हैं. ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे इसको. फॉर द सेल रिएक्शन, यहां पे सेल रिएक्शन दिया है जिसको कि आप पढ़ सकते हो आसानी से, है ना. चलो पढ़ लिया. हाँ सर, ई नॉट सेल इज 1.89 वोल्ट. तो इस सेल के लिए जो ई नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, 1.89 वोल्ट है. प्यार से समझना, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था तो अगर ये सेल रिएक्शन है तो ई नॉट सेल दिया है, मींस इसी रिएक्शन का तो ई नॉट दिया हुआ है. ई नॉट सेल मींस व्हाट, सेल रिएक्शन का ई नॉट. क्लियर. हाँ सर, इफ E naught CO2 plus से CO this is equal to minus 0.28 वोल्ट. what is the value of E naught? यहां पे CE होगा, CO नहीं, CE4 प्लस से CE3 प्लस. ये हमें पूछा है. देखो जो E naught सेल होता है, ध्यान समझना, जो E naught सेल होता है उसको हम कैसे निकालते हैं कि फुल सेल रिएक्शन बेसिकली दो हाफ सेल रिएक्शन से मिलकर बना हुआ होता है. जैसे यहां पे एक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, C4 प्लस से C3 प्लस, और दूसरा हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, CO से CO2 प्लस. जब दोनों हाफ सेल रिएक्शन को आप जोड़ देते हो तो क्या आ जाता है, फुल सेल रिएक्शन आ जाता है. तो अगर इस रिएक्शन का हमें E नॉट लिखना है ना, जो कि E नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E नॉट. देखो कौन कहां से कहां चेंज हुआ, CE4 प्लस से CE3 प्लस, है ना, और प्लस करोगे ई नॉट, CO कहां से कहां चेंज होगा, CO से CO2 प्लस. क्लियर. हाँ सर. देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड रटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे चेंज हो रहा है बस उसका ई नॉट आप जोड़ दो तो टोटल ई नॉट आ जाएगा. बात समझ में आया. हाँ सर, समझ में आ गया. चलो, ई नॉट C4 प्लस से C3 प्लस तो अपने को पूछा है. ई नॉट सेल दिया है, ये कितना है, 1.89 वोल्ट है, और ये तो हमें पूछा है ई नॉट CE4 प्लस से C3 प्लस पूछा है, प्लस ई नॉट CO से CO2 प्लस. ये दिया है क्या, नहीं दिया है, ये उल्टा दिया हुआ है, CO प्लस 2 से 0 ये वाला दिया है. हमें तो रिवर्स जाना ना, CO से CO2 प्लस जाना, इधर जाना है ना. तो रिवर्स करेंगे रिएक्शन को तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. मींस दिस इज इक्वल टू 0.28 वोल्ट. तो यहां से अगर हम लिखे ई नॉट CE4 प्लस से CE3 प्लस, तो दिस इज इक्वल टू 1.89 माइनस 0.28 वोल्ट, जिसको कि अगर प्यार से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.61 वोल्ट, है ना. तो ये आपका आ जाएगा आंसर. क्लियर है, समझ में आ गया. तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं. इवन इस क्वेश्चन को और हार्ड करना होता तो ये C3 प्लस से C4 प्लस पूछ देता. वो कैसे भी कर सकता है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना लोगे इस तरीके से. क्लियर. नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है ना. इसको बोलते हैं एक्चुअल में लैटिमर डायग्राम. पीछे टारगेट रिएक्शंस वाले क्वेश्चन थे, ये है लैटिमर डायग्राम. ठीक है, लैटिमर डायग्राम क्या होता है कि ढेर सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाया जाता है ना. बैलेंस करके नहीं दिखाएगा डायरेक्ट ऐसा, जिससे देखो BrO3 माइनस से BrO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट ये रिएक्शन दिखाया हुआ है. तो देखो क्या है, ये डायग्राम आपको दिया गया और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल E नॉट 1 एंड E नॉट 2. मैं आपको एक कैलकुलेट करा के दिखा देता हूं, मेथड आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा आप अपने आप कर सकते हो. देखो E नॉट 1 बेसिकली है वो किस रिएक्शन का है, BrO3 माइनस जब चेंज हो रहा है कहां, हाफ Br2 में. तो इसी रिएक्शन के लिए जो हमें E नॉट निकालना है उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, है ना, उसी को हम तो E नॉट 1 बोलने वाले हैं. क्लियर. हाँ सर, निकालेंगे कैसे, सवाल यह है
कि यहां से यहां जाने के लिए अगर हम देखें तो दो रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गया अपना सेकंड रिएक्शन, और ये अब क्या हो गया टारगेट रिएक्शन, है ना, कंडेंस फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और टारगेट रिएक्शन सब में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकाल दो। तो उससे क्या होगा सर, फिर हम कर लेंगे E03, है ना, E03 मतलब तीसरे रिएक्शन का, यहां पे बेसिकली वो क्या है E01 है ना, तीसरे रिएक्शन का ये क्या बोल दिया E01 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन के लिए मान लो कि चलो अभी हम फॉर्मूला ना E03 लिखते हैं, और E03 जो है वो ना, यार तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ऐसा करते हैं डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि ई टारगेट दिस इज इक्वल टू N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाई N3। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमेशा, है ना। जब दो रिएक्शन को आप ऐड करके तीसरा रिएक्शन लाओ तो वो होता है फॉर्मूला। अब ये दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो तीसरा रिएक्शन आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो एक मेथड क्या बनता है कि रिएक्शंस आप लिखो, जैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, BrO3 माइनस गोज टू BrO माइनस। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको पहले बैलेंस करेंगे, लेकिन मेरा मानो एक ट्रिक मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया है, जो है ना यूट्यूब पे वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो BrO3 माइनस से BrO माइनस जा रहे हैं, तो Br दोनों तरफ क्या है, एक एटम। यहां पे अगर हम देखें Br का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, x माइनस 6 इक्वल टू -1, मतलब क्या है भाई, +5 है, ठीक है। और इधर देखें तो x माइनस 2 इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू क्या है, +1 है, ठीक है। और Br का एटम ही बैलेंस है, तो +5 से +1 गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फिर कितना होगा, 4 का होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख लोगे, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख रहे हैं वो दोनों ही साइड क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए नंबर में। एक Br एटम इधर तो एक Br एटम इधर, मींस इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गया, 4 हो गया। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, इधर O3 दिख रहा है, उधर O दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा है, प्लस नहीं दिखा है, ठीक है, मीडियम ये सब लेगा तो वो सब कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है। बस आप क्या करोगे, ये चेंज देख लेना इलेक्ट्रॉन का, वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात कर लें, जो कि बेसिकली क्या है, BrO माइनस गोज टू हाफ Br2, तो अभी भी देखो तो एटम क्या है, Br के बैलेंस्ड है, इधर एक और Br2 का हाफ करोगे तो एक एटम आएगा कि नहीं, हाँ सर आएगा। अब BrO माइनस की बात कर लें तो यहां पे क्या है, ये +1, यहां पे 0, +1 से 0 चेंज, मतलब यहां पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर, चेंज कितना हुआ, हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो 1 - 0 1, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिखना चाहते हैं थर्ड, जो कि टारगेट रिएक्शन है, टारगेट रिएक्शन अपना क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो टारगेट रिएक्शन है अपना BrO3 माइनस से डायरेक्ट अब जाना है हाफ Br2, ध्यान से देखो यही तो है, BrO3 माइनस से कहां जाना हमको, Br2 हाफ, वहां जाना है। तो अब इसके लिए n कैसे निकालोगे भाई, अगेन यहां पे Br एटम क्या है, बैलेंस्ड है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकाल दो, ठीक है। तो BrO3 माइनस मतलब +5 और ये 0, चेंज कितना हुआ, 5 का, मींस यहां पे अगर हम बात करें N3 तो N3 की वैल्यू 5 - 0 क्या हो जाएगी, 5। चेंज हमेशा पॉजिटिव लिखने का, क्लियर, हाँ सर 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज पॉजिटिव हमेशा लिखना है। अब तो कुछ नहीं करना, टारगेट रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगा दें, तो जो E0 टारगेट होगा, है ना, E0 बेसिकली ना, E0 टारगेट होगा, सबको स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो आएगा भी तो स्टैंडर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, N1 कितना है, 4 इंटू E01। BrO3 माइनस से BrO माइनस जाने के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना है भाई, 0.54 है, ठीक है, प्लस N2 क्या है, 1 इंटू, और BrO माइनस से आप Br2 जा रहे हैं 0.45 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई टारगेट के लिए क्या है भाई, n की वैल्यू 5 आ गई। तो E0 टारगेट है, यही किसके बराबर है, E01 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा E01 कुछ और है, हमारा E01 जो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इस डायग्राम में E01 लिखा है तो हमने E0 टारगेट निकाल दिया, वही तो बेसिकली क्या E01 के बराबर है। मैं डायरेक्ट यहां पे E01 इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो आप फॉर्मूले और इसमें
कंफ्यूज हो जाते। क्लियर है? तो आई होप कि इतना कहानी आपको समझ में आ गया और आपको सारी बातें जो है वो भी प्यार से दिख रही होंगी। क्लियर? किसी को डाउट, परेशानी, दिक्कत नहीं है? अच्छा, सिमिलरली अगर आपको E02 निकालना है तो आप क्या करते हैं, जैसे देखो इस रिएक्शन का एन पता ही चल गया, इस रिएक्शन का एन पता ही चल गया, यहां पे देखो Br2 0 से -1 जा रहा है, मतलब यहां पे 1, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, ठीक है। फिर BrO3 माइनस से Br- चले जाओ तो यहां पे +5 से -1, मतलब एन की वैल्यू इस रिएक्शन में क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 6। अब देखो अगर इस रिएक्शन का मुझे क्या निकालना है, E0 निकालना है, तो क्या करूंगा, N1 E01 प्लस E01 ये वाला नहीं, इसके लिए E01, ठीक है, हाँ, प्लस N2 E02 और प्लस N3 E03 इज इक्वल टू N4 E04, और जो E04 हमारे फॉर्मूले से आएगा वही एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E02 के बराबर है। तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। लाइटमायर डायग्राम पे मेरा वीडियो भी है, यूट्यूब पे सर्च करोगे लाइटमायर डायग्राम बाय आर के रॉय, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। एक ये पूछता है और एक कॉपर वाला पूछता है, ठीक है, दोनों ही पूछा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं कैलकुलेट द पीएच। यहां पे एक चीज लिख लेना, पीएच ऑफ एनोड कंपार्टमेंट, पीएच ऑफ एनोड कंपार्टमेंट, पीएच ऑफ एनोड कंपार्टमेंट यूजिंग द फॉलोइंग सेल। यहां पे सेल क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर नहीं है, S2 है, थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है इधर उधर। तो ये देखो जब भी आप गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करते हो तो इधर लिखते हो एनोड और इधर क्या लिखते हो, कैथोड। अब ध्यान से देखें तो एनोड का अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो बेसिकली क्या है, H2 से कहां जा रहे हैं हम, H+ जा रहे हैं, देखो ना, इधर से हम इधर जा रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो ये हो जाएगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 का तो पार्शियल प्रेशर क्या है, 1 atm है, और H+ का कंसंट्रेशन क्या है, x मोलर है, ठीक है, सिंपल सी बात ये है ना। और ये तो क्या हो गया अपना एनोड का रिएक्शन हो गया। अगर हम देखते हैं कैथोड का रिएक्शन, तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा रिएक्शन, कैथोड पे हो रहा होगा रिएक्शन, देखो H+ जा रहा है S2 में, मींस कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस गोज टू S2, दिस गोज टू S2, इसका भी पार्शियल प्रेशर क्या है, 1 atm है। ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ई सेल दिया हुआ है, तो ई सेल दिया है तो हमें ई रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, मींस सेल रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। क्लियर? सेल रिएक्शन लिखो। चलो कैसे लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। तो बेसिकली कैथोड का रिएक्शन मैं नीचे लिख देता हूं और जोड़ देता हूं। ये क्या हो जाएगा, उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये भी है अपना 1 atm पे, और ये जो S2 है वो क्या है, 1 मोलर पे है, ठीक है। जोड़ दो, जो सेम है वो कैंसिल कर दोगे। S2 1 atm पे, S2 1 atm पे, इसलिए कैंसिल हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने S2 को कैंसिल कर दिया। अगर इधर S2 होता 2 atm पे और ये 1 atm पे तो थोड़ी कैंसिल होता, सेम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो नेट रिएक्शन अपना आएगा वो क्या आएगा, 2H+, दिस गोज टू 2H+, और ये क्या हो जाएगा 1 मोलर, और ये क्या हो जाएगा अपना X मोलर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 2 और 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं ई सेल, चूंकि दिया है, ये क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, हाँ या ना, हाँ। चूंकि ये अगर हम ध्यान से देखें, चूंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। E0 क्या हो गया, 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो हो गया माइनस 0.059 अपॉन n। अब n की वैल्यू कितनी लोगे, अगर आप 2 कैंसिल कर देते तो n की वैल्यू 1 हो जाती, और अगर आप 2 कैंसिल नहीं कर रहे हो, मींस जितना यहां पे इलेक्ट्रॉन कटा है उतना ही यहां पे क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का चेंज भी होगा फाइनल रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। चलो हम 2 अगर कैंसिल नहीं करते तो, अगर आप कैंसिल कर देते तो n की वैल्यू 1 हो जाती। क्लियर? हाँ सर, ये हो जाएगा log Q, क्या हो जाएगा, H+ कंसंट्रेशन ऑफ दिस का स्क्वायर अपॉन H+ कंसंट्रेशन ऑफ दिस का स्क्वायर, जिसको कि हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, है ना, तो देखो राइट साइड में जो H+ है उसका कंसंट्रेशन क्या है, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और नीचे जो लेफ्ट साइड में ध्यान से नीचे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में जो H+ है उसका कंसंट्रेशन क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। एंड ई सेल इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 0.2364, हाँ या ना, हाँ सर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.2364 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059, है ना, और इसको आप क्या लिख दोगे, माइनस log x स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 log
x लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 log x लिख सकते हो। ठीक है, क्या इसको आप और प्यार से इसी स्टेप में मैं कर देता हूं, इतना आपने देख लिया। हाँ, इस 2 को क्या मैं इधर डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस लॉग एक्स वही पीएच होगा। रीजन क्या है, एनोड कंपार्टमेंट का पीएच निकालना था, मींस इस ये जो H प्लस है ना, इससे हमें पीएच निकालना है। एनोड मतलब यही तो हो गया, सॉल्ट ब्रिज के पहले एनोड को लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इससे आएगा पीएच, तो H प्लस कंसेंट्रेशन एक्स मोलर है, तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का मोलर कंसेंट्रेशन, तो माइनस लॉग एक्स मींस माइनस लॉग एक्स ही क्या हो गया, पीएच हो गया। तो पीएच की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, पीएच ऑफ एनोड कंपार्टमेंट हो जाएगा। बात क्लियर, किसी कोई डाउट परेशानी देख लो, आराम से देख लो। यहां पे लोग गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं और फिर n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तब गलत हो जाएगा ना, तब तो गलत कर दिया ना आपने रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी तो हाफ हो जाएगा। ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शन में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उससे ई नॉट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे तो फर्क पड़ जाएगा ना भाई। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बोलूं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखो ये एग्जाम में अब आएगा ना, तो आपको एंटीलॉग बेंटीलॉग इसमें दिया रहेगा, तो कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या बोलते हैं कि भाई इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, तो ई रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। सिंपली लिख दें कि ई रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे ई रिएक्शन 0, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो ई रिएक्शन दिस इज इक्वल टू ई नॉट रिएक्शन माइनस 0.059 अपॉन n log k, है ना। ई नॉट, सॉरी एक मिनट, जल्दीबाजी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, तो सोच रहा हूं जल्दी कर लो, ये खत्म कर लो तो ये क्या आ जाएगा। ठीक है, ई 0 हो गया तो उधर क्या आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो ई नॉट रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन n। बताओ n यहां का कितना होगा, तो n निकालने का अगेन बेस्ट तरीका है, यहां पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली किसी के लिए भी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देख लो कि Fe2+ से कहां गया है, Fe3+ गया है, कितने का चेंज हुआ, 1 का। -1 मत बोलना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर माइनस नहीं होता है ना, सिंपल सी बात है। तो 1 का चेंज हुआ है, और देख लो इधर Fe और इधर Fe क्या है, बैलेंस्ड है। मान लो यहां पे 2Fe होता और यहां पे 2Fe होता, तो फिर n की वैल्यू 2 हो जाती, 1 नहीं होती, फिर 2 हो जाती। क्लियर? हाँ, खैर यहां तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ये क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा। ई नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ई नॉट रिएक्शन तो दिया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लिखोगे ई नॉट ऑफ रिएक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ Fe2+ कहां कन्वर्ट हुआ है, Fe3+ में, और प्लस ई नॉट Ce4+ कहां कन्वर्ट हुआ है, Ce3+ में। अब इसको अगर मैं सॉल्व नहीं करूं तो भी बुरा मत मानना, ठीक है, सबकी वैल्यू तो दी है ना। देखो अपने को Fe2+ से Fe3+ ये दिया है उल्टा, तो ये हो जाएगा -0.68, ठीक है, प्लस, क्यों भाई Fe3+ से Fe2+ दिया है ना, हमें तो उल्टा चाहिए, तो यहां पे माइनस लगाएंगे, प्लस Ce4+ से Ce3+, ये सही दिया है 1.44, है ना। तो इसका मतलब ई नॉट रिएक्शन आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से के आप निकाल लोगे, एग्जाम में आपको एंटीलॉग दिया रहेगा। तो देखो अगर फुल सेल रिएक्शन दिया हुआ है ना, और वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है, तो फिर हाफ सेल रिएक्शन लिख के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी एक हाफ सेल वाले पार्ट को पकड़ लो और उसके लिए क्या देख लो, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख लो। बस ध्यान यहां पे ये रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि ये बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड। क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, कोहलॉस लॉ पे आ गया क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन में आता रहता है, ठीक है, तो सोचा इस पे भी कराते, बहुत आसान होता है कोहलॉस लॉ में। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ध्यान समझना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मान लो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो डेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनाइन। जैसे अगर मान लो मैं लिख रहा हूं लैम्डा नॉट ई ऑफ BaCl2, ये मैं बता देता हूं, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, मैं बता देता हूं, लैम्डा नॉट ई BaCl2, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ई ऑफ Ba2 प्लस लैम्डा नॉट ई ऑफ Cl-। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जल्दीबाजी में लगता है गलत लिख दिए हैं, वैसा होता नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल सही लिखा हूं, ठीक है। तुम जो सोच रहे हो तुम ये सोच रहे हो, लैम्डा नॉट m मान लो मुझे BaCl2 का लिखना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, हर एक आयन के कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
कि लैम्डा नॉट एम बी ए टू प्लस, चूंकि बी ए टू प्लस का कॉएफिशिएंट 1 है तो 1 आगे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हूं, जबकि सीएल माइनस का देखें तो कॉएफिशिएंट 2 है, ये हो जाए 2 इंटू लैम्डा नॉट एम सीएल माइनस। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि अगर अपने को मोलर कंडक्टेंस लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयन का कोएफिशिएंट भी आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है तो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर? ये चीज आप बेसिक है, मोल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा प्यार से भाई, बहुत तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ढंग से पढ़ लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल मैंने 28 क्वेश्चन लिए हैं, और 28 क्वेश्चन देख लो कैसा 28 क्वेश्चन है कि सब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो सारे आसानी से आप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH, NaCl एंड BaCl2 द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर गिवन, है ना। ये महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, ये यूनिट है ना। महो क्या होता है सर, ओम का उल्टा होता है, ओम इनवर्स को महो बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर पूछा है, मींस हमसे पूछा है लैम्डा नॉट एम BaOH होल ट्वाइस पूछा है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम Ba2 प्लस और प्लस 2 लैम्डा नॉट MOH माइनस होगा? हाँ सर। एक चीज और ध्यान रखना कि आपको रिलेशन याद होना चाहिए लैम्डा नॉट ई और लैम्डा नॉट एम में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लोगों को क्या लगता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इस तरीके से लैम्डा नॉट ई क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट एम इंटू एन फैक्टर। गलत, यहां पर उल्टा होता है ना। मतलब कॉन्सेप्ट से जाना चाहिए हर जगह, रट्टा मार के नहीं जाना चाहिए। अब ये मत बोल देना एक्सेप्शन है सर, यही तो है। अरे काहे का एक्सेप्शन इसमें यार, ये एक्सेप्शन तुमको लग रहा है, एक्सेप्शन थोड़ी है ये। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट से आया था कंडक्टिविटी के। क्लियर? हाँ सर। चलो अब देखो, सबसे पहले जब भी कोरलॉस लॉ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसका आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसका पहले आयन के फॉर्म में लिख दो और अब जुगाड़ बिठाना शुरू करो कि Ba2 प्लस कहां है, तो Ba2 प्लस है BaCl2 में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझो, हम करेंगे लैम्डा नॉट MBaCl2, लैम्डा नॉट MBaCl2 लिख दिया। लेकिन लैम्डा नॉट MBaCl2 तो क्या होगा, लैम्डा नॉट MBa2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो ये 2Cl माइनस तो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो 2 लैम्डा नॉट MOH माइनस चाहिए। Cl माइनस तो एटलीस्ट नहीं चाहिए, तो Cl माइनस नहीं चाहिए तो फिर देखो किसमें Cl माइनस है, NaCl में है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 लैम्डा नॉट M NaCl को माइनस करना पड़ेगा। मैं यहां पे 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो 2Cl माइनस है, चूंकि लैम्डा नॉट M लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। NaCl का देखें तो एक ही है Cl माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना भाई। 2 लैम्डा नॉट M, ऐसा लिख देता हूं, तुम लोग परेशान मत होना। ये क्या होगा, लैम्डा नॉट M Na प्लस प्लस क्या होगा, बोलो जल्दी, लैम्डा नॉट है ना M Cl माइनस। तो हमें तो 2 माइनस करना है ना, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 और ये भी 2। अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं कि भाई हमें ध्यान समझना, यही होता है रूल, यही होता है रूल कि हमें तो बस 2Cl माइनस माइनस ही करना था ना। ये हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा में 2Na प्लस का भी माइनस कर दिया। तो 2Na प्लस का माइनस कर दिया, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो Na प्लस देखो कि इधर NaOH में है, तो ये क्या हो जाए, 2 लैम्डा नॉट M NaOH। अब ध्यान से देखते हैं, हमें 2 लैम्डा नॉट M Na प्लस तो चाहिए था, एक्स्ट्रा में हमने क्या ले लिया, 2 लैम्डा नॉट M OH माइनस। तो भाई वो तो चाहिए ना, काम बन गया अपना, खत्म बात। हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, और एक्स्ट्रा में कोई बचा भी नहीं। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा नॉट M BaCl2 आपको सब दिया है ना, देखो ये दिया है NaOH का, ये दिया है इसका, और BaCl2 का यहां पे दिया है। सबके यहां पे वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। तो सेम यूनिट में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आज अगर नहीं भी करोगे तो भी एग्जाम में कर लोगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.01 N Na2SO4 सॉल्यूशन इज 112.4 ओम इनवर्स, जिसको कि पिछले क्वेश्चन में महो लिखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है।
जब देखो मोलर कंडक्टेंस लिखेगा तो मोल इनवर्स लिखेगा, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेगा तो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट इनवर्स लिखेगा। कई बार क्वेश्चन में मोलर और इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया रहता है तो हमको यूनिट से पकड़ना है। देखो कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसको वर्ड से ज्यादा यूनिट से पकड़ना है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती है, लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी बता दो। एक्चुअल में होना चाहिए मोलर कंडक्टेंस वर्ड, लेकिन बोलता है कंडक्टिविटी बता दो। तो जो यूनिट है ना कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की, मेन उससे पकड़ना है कि भाई हमें क्या निकालना है, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी। यह दिया है क्वेश्चन में तो क्या दिया है, तो यूनिट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन कंडक्टेंस सेक्शन। सो गाइस एक चीज और दिया, एक तो अपने क्या दिया है कि लैम्डा ई है ना Na2SO4 दे दिया है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 112.4 है ना, यहां पे यूनिट दिया है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस क्या है, लैम्डा नॉट ई Na2SO4 है ना इज 129.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 129.9 है ना, और सेम यूनिट में तो कोई टेंशन नहीं है। What is the degree of dissociation in 0.01 n Na2SO4 solution? याद होगा अगर आपको कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था वो क्या होता था, ये होता था लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? हाँ सर। अब दोनों का अगर यूनिट सेम रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो इस दोनों को अगर मोलर में लोगे तो भी आंसर सही आएगा, दोनों को ही अगर आप इक्विवेलेंट वाले में लोगे तो भी आंसर सही आएगा। रीजन क्या है कि मान लो अगर आपको इक्विवेलेंट को मोलर में कन्वर्ट करना भी है तो जो है ना कैलकुलेशन, ध्यान समझो कि अपने को इक्विवेलेंट दिया मोलर में कन्वर्ट करना है तो लैम्डा एम है ना, ये क्या होता है, ये होता है अपना लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर, ये होता है, यहां पे उल्टा चलता है। लैम्डा ई क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। क्लियर? ऐसा होता है। तो सोचो अगर लैम्डा ई से आपको लैम्डा एम में जाना है तो एन फैक्टर से ऊपर भी डिवाइड करोगे नीचे भी डिवाइड करोगे सेम सब्सटेंस के लिए, तो वो करने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है, दोनों को सेम यूनिट में बस रखो, कर दो, है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या आ जाए 112.4 डिवाइडेड बाई 129.9। अरे समझ में आया मैंने जो बोला कि अगर मान लो तुम्हारा काम है कि भाई लैम्डा ई दिया है और इससे हमको क्या निकालना है, लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा ई में एन फैक्टर ऊपर भी मल्टीप्लाई करते तब मोलर आता है ना, एट कंसंट्रेशन 0.01 एन, मतलब 0.01 एन है जो कि मोलर में लिखे तो 0.01 एम हो जाएगा। कंसंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो तो कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन कब चाहिए, जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। जैसे CH3COOH है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो पहले फिर अल्फा निकालते थे फिर C उसमें लिखते, मतलब C और अल्फा स्क्वायर करते थे तो K आता था। तो C का काम वहां पे आएगा। सिर्फ आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो C का नहीं भी दिया रहेगा तो भी आंसर आ जाएगा, तो वो निकाल लेना, कुछ 89 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। सो गाइस इसको अब सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे बहुत ज्यादा प्यार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम क्लोरेट मींस क्या हो गया, KClO3 इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl इन बेसिक मीडियम। और इसका देखो रिएक्शन भी दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस का। If only 60% of the current is utilized in the reaction, the time rounded to the nearest are required to produce 10 gram of KClO3 using a current of 2 ampere. Means आपको यहां पे देखो क्या क्या दिया है, I दिया हुआ है, करंट एफिशिएंसी याद करो पिछले क्लास में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, 60% दिया है, KClO3 कितना बनाना है, 10 ग्राम बनाना है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब KClO3 मींस क्या भाई, Cl O3 माइनस बन रहा है, अरे पूरा लिखते, इसको KOH लिखते तो ये ये इसको KCl लिखते, KCl से ही तो बना रहा है ना, तो रिएक्शन देखो सिर्फ Cl माइनस लिख के दिया है, तो यहां पे K होता तो ये तो अपने आप KClO3 हो ही जाता ना। क्लियर? सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे 10 ग्राम KClO3 बनाना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 10 ग्राम KClO3 मींस कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया KClO3 का, ठीक है। क्योंकि जितना ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए KClO3 का उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे होगा, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KClO3 है ना फॉर्म्ड, दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ KClO3 फॉर्म्ड इनटू n फैक्टर
मोल क्या हो जाएगा 10 ग्राम बनाना है KClO3 का, और KClO3 का मोलर मास क्या दिया है 122 दिया है, और n फैक्टर KClO3 का क्या होगा, तो एक के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो क्या हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यही जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ फैराडे के बराबर होना चाहिए, और नंबर ऑफ फैराडे क्या होता है Q अपॉन 96500 या फिर IT अपॉन 96500, लेकिन I का यहां पे क्या हो रहा है 60% ही यूज हो रहा है, T हमसे पूछा है, अपॉन क्या हो जाएगा 96500 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है, 60% था तो 60/100 होगा, T जो आएगा वो क्या आएगा, किस में आएगा भाई, सेकंड में आएगा, T किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्लियर है, हाँ सर। तो यहां से अब देख लेते हैं ना कि I की वैल्यू क्या दी है 2 एम्पियर, तो I की भी वैल्यू रख दो, तो T अभी क्या हो जाए देखो, तो 10 × 6 × 96500 डिवाइडेड बाई 122 है ना, इंटू 2 इंटू 60 और इंटू 100। भाई कैलकुलेशन अपनी अपनी चीज है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, इस पे फोकस करने की जरूरत है। भाई सब कुछ तो लिखा ही है ना, सब कुछ तो लिख ही दिया है, तो क्या इतना तो आप भी दिमाग लगा सकते हो ना, ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये क्या है भाई 2 है ना, 100 नीचे आएगा, 100 भी जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 10 × 6 × 96500 × 100 चला गया ऊपर, और इतना टी क्या आ गया अपने सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, अप्रॉक्स ये आएगा, अप्रॉक्स ये आ रहा होगा, टी की वैल्यू आ रहा होगा 10.98 आर में आ रहा होगा, ठीक है, सेकंड मतलब यहां से करोगे ना तो ये अभी टी क्या आएगा सेकंड में आएगा, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो फाइनली मैं बताता हूं 10.98 आर आ रहा होगा, है ना, और अपने को कह रहा है कि राउंडेड टू द नियरेस्ट आर मींस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। तो पहले के जमाने के लोग कहते थे कि एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, ठीक है, पहले ये जो करंट इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है वो आईआईटी में आता था, और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है जो हमने अभी आपको करवाया है करंट इफिशियंसी वाला। तो आप अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करो, और आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किस बेसिस पे करते हो बताओ, जो आपका करंट एग्जाम आने वाला है उसी के लिए कर रहे हो ना, तो बेसिस आपका क्या होना चाहिए कि पिछले रिसेंट में, मतलब देखिए बिल्कुल रिसेंट में तो कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो 19-20 के क्वेश्चन उठा के देख लो, बहुत सारे चैप्टर केमिस्ट्री में जेई एडवांस लेवल को टच कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक का पूरा फॉर्मेट जेई एडवांस लेवल का हो गया। पहले क्या था, 10 नेम रिएक्शन याद कर लिया, 5 रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लिया, है ना, और जीओसी तक तो सबको आता ही है, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म तक सबको आता है। मेन प्रॉब्लम होती है जब हाइड्रोकार्बन शुरू होता है और उसके आगे वाले चैप्टर में। तो पहले क्या करते कि 10-15 रिएक्शन रट्टा मार जाते थे कि ये रिएजेंट है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये है तो ये बनेगा, और काम चल जाता था, कुछ हद तक चल जाता था, पूरा नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अगर आपको सारे रिएजेंट का फंक्शन याद होना तो भी काम नहीं चलेगा बिना मैकेनिज्म के। इतना पूछ लगा दिया है अब हर एक क्वेश्चन में कि अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता है तो दिक्कत हो सकता है, जैसा कि जेई एडवांस में होता था, तो वैसा ही आजकल पूछा जाता है। पहले ऐसे अगर बात करें ऑर्गेनिक में तो एक रिएजेंट है LiAlH4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले बस फंक्शन याद रखना होता था कि LiAlH4 भाई किस किस को किस में रिड्यूस कर सकता है। 2019 में क्वेश्चन आया कि LiAlH4 के साथ बताओ रिएक्टिविटी, 4 कंपाउंड दिया था। अब जब भी रिएक्टिविटी पूछ दिया उसके साथ, तो अब क्या करोगे कि ये किसको रिड्यूस करता था, उससे कुछ काम बनने वाला नहीं, फिर हमें देखना पड़े उसका मैकेनिज्म कि हाँ भाई LiAlH4 मींस H- डोनर है, तो मींस जहां पे डेल्टा कार्बन ज्यादा मिलेगा वहां पे जाके अटैक करेगा आसानी से, तो डेल्टा प्लस सेंटर हमको ढूंढना था वहां पे, समझ रहे हो। तो अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो ऑर्गेनिक कर सकते हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खास करके मैंने देखा तो जेई एडवांस लेवल टच कर रहा है, ठीक है, सारे शिफ्ट में नहीं, मतलब 40-50% शिफ्ट में तो जेई एडवांस टच कर रहा है। और आपका शिफ्ट कौन सा, ये आपको थोड़ी पता है आप किस शिफ्ट में आ रहे हो, ठीक है। चलो, जैसे किसी में ये भी आ गया था, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी था। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक्स, है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन इज शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रोलाइट है एक्स, उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाया, मतलब वेरिएशन दिखाया है, तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज, तो एक्स क्या हो सकता है HCl। देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो देखो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मींस
क्यों है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि ये सॉल्ट है। KNO3 भी क्या है? सॉल्ट है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब भी अगर आप मोलर कंडक्टिविटी और रूटसी के बीच ग्राफ पढ़ा होगा, ध्यान समझो, ऐसा ग्राफ किसके लिए आता है? ऐसा ग्राफ आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऐसा आता है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऐसा आता है। उसका इक्वेशन याद करो, पढ़े थे, A = A0 - B√C, ऐसा करके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बोथ है ना, वेरिएशन के लिए इक्वेशन। और ऐसा ग्राफ आता है वीक का। तो देखो ऑप्शन में 3 तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं चाहिए, वीक वाला होगा आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH = 5, है ना। हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, तो pH = 5 पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बताओ, ई सेल पूछा है कि ई नॉट सेल पूछा है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते तब ना ई नॉट सेल। ये भी एक बहुत बड़ा है ना, बहुत प्रिसाइज वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए उनको यही नहीं पता होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल की ई सेल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली बोला तो ई सेल, स्टैंडर्ड वर्ड लगा देगा तो ई नॉट। क्लियर? हाँ सर। अब ध्यान से देखते हैं। अच्छा एक चीज यहां पे है ना, एडिट कर लेना, ये ई नॉट रिएक्शन है। क्लियर? हाँ, ये आपको दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया बात है, दे ही दिया है। तो अंडर स्टैंडर्ड ATM प्रेशर ऑफ 1 बार, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें क्या निकालना भाई? ई सेल निकालना है। ई सेल निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा देंगे? नेक्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। देखो 0.059 कब लिखते हैं? 298 केल्विन पे, वही टेम्परेचर मैक्सिमम देगा ही, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा क्या होता है ना कि लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चन कराना हो ना, तो लगता है जल्दी जल्दी सब कुछ बोलना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा इधर उधर, मतलब जो वर्ड एग्जैक्टली बोलना चाहिए ना, वो माइंड में उतना जल्दी नहीं आता है। धीरे धीरे बोलने पे तो वर्ड आते ही है ना कि आगे क्या बोलना है, लेकिन एकदम अगर रफ्तार में बोले तो वो माइंड में वर्ड नहीं आता। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। अब इस चीज से मुझे जज मत करना, ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लास में आपने देखा है ना, कि क्या वर्ड्स होते हैं। ई नॉट सेल ये क्या हो जाएगा? 1.23 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन। एन तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है, क्या है? 4 है। और लॉग क्यू क्या हो जाएगा? क्यू क्या हो जाएगा? देखो H+ कंसंट्रेशन का पावर 4 होगा। H2O तो लिक्विड है, तो काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो H+ कंसंट्रेशन है ना, H+ कंसंट्रेशन का पावर 4, और इतना ही तो आएगा ना, और इनटू आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो बोला है कि प्रेशर तो 1 बार ही लेना है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। हमें यही तो ई सेल पूछा था। अभी क्या चाहिए भाई? 1.23 माइनस 0.059 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा? ध्यान समझो, ये हो जाएगा इंटू 4 लॉग H+ कंसंट्रेशन होगा। हाँ सर, 4 से 4 गया, ये क्या हो गया? 1.23 प्लस 0.059 माइनस को क्या इसके साथ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना मैथ तो आता है एग्जाम देने वाले। माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन ही क्या हो गया? pH हो गया। इसका मतलब जो ई सेल है वो किसके बराबर आ गया? 1.23 प्लस 0.059 इंटू pH। ठीक है, और pH आपको डायरेक्टली क्या है? 5 दिया ही है, ये हो जाएगा 0.059 इंटू pH क्या हो गया भाई? pH है 5, तो इतना वोल्ट आपका क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया? हाँ सर, सारे वेरिएशन करा दिए। अभी क्या? अभी बस एक वेरिएशन बचा है जिसको भी मैं खत्म करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद वो आएगा। कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज। सबका कंसंट्रेशन देखो क्या है? 0.1 मोलर है। अगर हम ध्यान से देखें, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड तीनों ही क्या होता है? वीक एसिड होता है। तीनों ही क्या होता है? वीक एसिड होता है। इसका मतलब अगर हम अल्फा लिखना चाहते तो अल्फा इसके लिए क्या होगा? √K/C आएगा। यही तो आएगा ना, K = C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या होगा? √K/C आएगा। C अगर सबके लिए सेम है तो क्या अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K हो जाएगा। मींस जिसका K ज्यादा उसका अल्फा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें तो उसी का ऑर्डर लिखना है ना। सोचो कैसे? मैंने बोला कि अल्फा का ऑर्डर पहले क्यों लिखना है। देखो भैया, सॉल्यूशन में जिसके आयंस जितने ज्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उस सब्सटेंस की इन सॉल्यूशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और आयंस ज्यादा कब बनेंगे? जब अल्फा की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो अगर अल्फा ज्यादा है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान समझते हैं। K को कंपेयर कर लो, किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम। वैसे ये ऑर्गेनिक का फैक्टर है, सॉरी मतलब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आएगी आपको तो आएगा ही, ठीक है। सबसे ज्यादा K जो होता है वो फॉर्मिक एसिड का होता है, देन आपका होता है बेंजोइक एसिड का, K ऑफ बेंजोइक एसिड मीन C का ज्यादा, एंड देन आपका K होता है किसका? एसिटिक एसिड का ज्यादा, है ना। यहां पे एक देखो बहुत क्या कहते हैं ना, ध्यान समझना प्यार से, कि HCOOH अगर हम लिखें, वैसे यार मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता, नहीं तो पता है इनके अगर हमें बात करना हो ना इनके एसिडी का स्ट्रेंथ पे, तो एक 15 मिनट का वीडियो ही बन जाएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा चीज है, ठीक है। आई होप कर लिया होगा आपने ऑर्गेनिक में, मैं नहीं डिस्कस करता हूं क्योंकि फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो K इतना होता है, K जिसका ज्यादा तो अल्फा भी उसका वैसा ही आएगा, तो अल्फा का ऑर्डर क्या आएगा? A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। अल्फा जिसका ज्यादा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, कंडक्टिविटी भी ज्यादा, इसका मतलब कंडक्टिविटी का भी ऑर्डर क्या आएगा? A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, ऑप्शन C। तो ये चीज ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट ये अपना लास्ट टाइप है ना, जिसपे क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करे, लास्ट वेराइटी है, ठीक है। ध्यान से समझे क्या कहा जा रहा है। यहां पे देखो तो 4 रिएक्शन दिए हैं, अब लोग देख के ही डर जाते हैं, क्या दे दिया है यार, ये क्या है यार, मतलब नहीं करनी मुझे पढ़ाई यार, छोड़ दो, है नहीं करनी मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे जाना ही नहीं गई, मैं घर पे रहूंगा, मेरे पापा के पैसे मैं उधर रहूंगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, ठीक है। जेई मेन वाले पूछते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। ये जेई मेन का क्वेश्चन है ना, 2020 का या 19 का, देख लो। और पहले क्वेश्चन ये IIT में भी आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये नया क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना, IIT में आया हुआ। फॉर्मेट ही फिक्स होता है यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फॉर्मेट फिक्स होता है, किस पे क्वेश्चन आना है। IIT इसलिए लास्ट क्लास में बोला था सब्जेक्टिव लगा जाओ, काम खत्म, ठीक है। चलो कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर। जब भी आपसे बोले ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो बस मेरी एक बात याद रखना कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा। सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा। और जो खुद रिड्यूस होगा, है ना, जो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब लोग इसको इन्वर्सली करके रट्टा मार लेते हैं, है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। एग्जाम में जाते हैं, हो गया, क्या था पढ़े थे, समझ नहीं आ रहा। अरे तुम सिंपल सोचो यार, कि जिस सब्सटेंस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इतना तो आपको बेसिक चीज आता ही है, कि उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी। तो जो जितनी आसानी से खुद रिड्यूस हो सकता है, उतनी आसानी से सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मींस क्या कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी। क्लियर? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब रिएक्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो रिएक्शन में अगर हम देखें, ध्यान समझो, CO3+ से ये दिया है अपने को CO2+, मतलब ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। +4 से क्या दिया हुआ है? Pb होगा ये 2+, ठीक है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। +4 से +3 रिडक्शन पोटेंशियल, +3 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, सबके लिए रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, वो भी स्टैंडर्ड वाला चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो? पहले हमने ये लॉजिक लगा दिया, फिर हमने क्या बोला कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है, ठीक है, उसके बाद ये दिख रही है, उसके बाद ये दिख रही है, उसके बाद ये दिख रही है। अब यहां पे सवाल ये है, ध्यान समझना, ये तो फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल मैं बोल रहा हूं? यहां पे पता है कंफ्यूजन आपको आयन और इसके बीच, मतलब CO3+ होगा कि CO2+ होगा ऑक्सीडाइजिंग, है ना, एजेंट, इसके बीच करवाया ही नहीं है। एक्चुअल में पता है क्वेश्चन क्या पूछता है? एक्चुअल में जब लोगों से गलतियां करवाना होता है एग्जामिनर को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑप्शन ए CO3 प्लस, ऑप्शन बी CO2 प्लस, ऑप्शन सी Pb4 प्लस, ऑप्शन डी Pb2 प्लस। अब होगा गलत। एक बात तो समझ गए कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या है, ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा मुझे यहां पे दिख रहा है, मींस इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। लेकिन सवाल है कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CO3 प्लस है कि CO2 प्लस है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। तो खुद रिड्यूस कौन हो रहा है, CO3 प्लस हो रहा है। देख लो, आया नहीं, बोलो आया। तो इसका मतलब हमें देखना भाई CO3 प्लस सबसे ज्यादा, उसके बाद सिमिलरली अब देखें तो क्या हो जाएगा, Pb4 प्लस दिखना चाहिए। तो CO3 प्लस के बाद Pb4 प्लस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इधर जो लिखे है ना, ये सब के सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। तो आपसे रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकता था, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आई होप कि आप चीजें कर लोगे, इतना हार्ड तो है नहीं। जैसे देखो अभी दे दिया ना आपके पास, ये गिवन E0 O2H2O इज इक्वल टू दिस मच, ये वो है पूरा दिया हुआ है। तो आपको पहले तो ये कर लेना है कि भाई SRP के ऑर्डर में लिख लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लिख लेना है। AU3 प्लस से AU ऑलरेडी ये दिया ही है, Br2 मतलब 0 से -1 ऑलरेडी ये दिया हुआ है, S2O2 माइनस से SO4 2 माइनस, ये भी क्या है, SRP है। क्यों, तो यहां पे सबके सब जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड है, ये क्या है, E0 है सब, है ना, E0 है। ठीक है, चलो ये भी देखो 0 से -2 सब रिडक्शन पोटेंशियल सब दिया। बोला द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। तो सबसे ज्यादा वैल्यू पहले देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है, इसमें है। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, S2O2 2 माइनस रिड्यूस हो रहा है SO4 2 माइनस में। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, अपना डी आएगा। क्लियर, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 एंड इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर अ सेल आर 2 वोल्ट, मींस E0 है 2 वोल्ट and this is this much volt per Kelvin at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is Zn plus Cu2 plus goes to Zn2 plus Cu. The standard reaction enthalpy at 300 Kelvin is, ठीक है, क्या होगा। ध्यान से देखो, समझना, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कभी, है ना, IIT में ऑलरेडी आया हुआ है ये क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक सब सेल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, E0 दिया है तो हम डेल्टा G0 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा G0 क्या होता है, -NF सेल होता है। क्लियर, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, -N की वैल्यू इस रिएक्शन में देख लो 2 होगा, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देख लो, एटम ऑलरेडी बैलेंस है तो 2 होगा। F क्या हो गया, 96500 कूलम हो गया, और E0 की वैल्यू क्या है, E0 की वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट है, तो कूलम वोल्ट क्या हो गया, जूल में हो गया। तो डेल्टा G0 तो अपना आ चुका है। अगर हम किसी भी तरीके से डेल्टा S0 निकाल दे तो डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 लगा देंगे, और डेल्टा S0 निकाल सकते हो आप इससे। डेल्टा S0 होता है NF DE0 अपॉन DT। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 96500 कूलम इंटू DE0 अपॉन DT क्या है भाई, ये अपना -5 इंटू 10 का पावर -4 वोल्ट पर केल्विन। तो वोल्ट और ये कूलम क्या होगा, ये भी आएगा जूल में। ठीक है, तो हमने डेल्टा S0 भी निकाल दिया, डेल्टा G0 भी निकाल दिया। तो डेल्टा G0 दिस इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0। ठीक है, तो यहां से देखो डेल्टा G0 रख देना, डेल्टा S0 रख देना। टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन था, ये भी पता ही है, तो डेल्टा H0 आ जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या, अरे सॉल्व कर लेना यार, हर चीज में आंसर मुझसे ही मांगोगे तुम। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि अब बताओ इससे ज्यादा वेरिएशन क्या चाहिए तुमको। ये सब तो आसानी से लिख सकते हो ना, ये क्वेश्चन खुद से कर लो, ये तो बहुत आसान है यार, आया हुआ ऑलरेडी IIT में, नाइट्रोबेंजीन ये सब आया हुआ है। ठीक है, और ये भी तो सिंपल है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद से बना लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। अगले दिन आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, मींस कल। ठीक है, सो वो भी आप प्रिपेयर कर लेना, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई होप कि आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।